लाइव है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बड़े अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं, एकदम बेहतर, जबरदस्त, जिंदाबाद। और सभी की तैयारी पढ़ाई बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बढ़िया वाली चली हुई है। बताओ भाई, कैसे हैं आप सभी के हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग, और तैयारी पढ़ाई सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट है ना? आशा करता हूँ भाई सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, और चलना भी चाहिए। इतनी मेहनत इस नौकरी के लिए आप कर जो रहे हैं, और नौकरी नहीं, ये आप एक देश सेवा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सभी के परिवार में सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा चलिए, आज मुझे अपने परिवार में सभी के हालचाल बताइए। हर दिन मैं आपसे पढ़ाई के बारे में पूछता हूँ, आज अपने बारे में बताइए, आप कैसे हैं और घर परिवार में सभी कैसे हैं? माताजी, पिताजी, सभी लोग कैसे हैं आप सब लोग? घर में सभी कैसे हैं? सभी मस्त हैं? प्रदीप भाई के घर सब अच्छे हैं? सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेरी गुड, बहुत 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 बढ़िया। चलिए सर, ओनली फॉर बापू के लिए, भाई वाह, वेरी गुड। खैर पूरे परिवार के लिए है, नौकरी लेनी है, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम ज़बरदस्त। सब ठीक हैं, सब बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ कैसे हैं? मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ, और मेरे घर भी सब बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं। चलिए भैया, ईश्वर करे सभी अच्छे रहें, बहुत बढ़िया रहें, बेहतर रहें, ज़बरदस्त रहें। शुरू कर दी जाए आज की कहानी। तो ग्रेविटेशन का आज चौथा दिन है, और पिछले 3 दिनों में हमने ग्रेविटेशन में बहुत कुछ पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ पर केवल एक चीज़ बची हुई है, और वो हैं कैप्लर साहब के नियम। तो अच्छे से समझते हैं कैप्लर साहब के नियमों को। यहाँ से कई बार थोड़ा गहरा क्वेश्चन बन जाता है। ऊपर सरफेशियल क्वेश्चन तो आप यूं ही कर दोगे, लेकिन थोड़ा जब अंदर का सवाल बनता है तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अंदर की चीज़ों को भी उसमें पढ़ लें। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, कैप्लर के नियम, कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स लॉ, कैप्लर के, कैप्लर के नियम। देखिए क्या होते हैं कैप्लर साहब के नियम। पहला सवाल उठता है कि कैप्लर साहब ने किन चीज़ों के नियम दिए। देखिए, ये जितने भी वैज्ञानिक है ना, जिनका हम नाम सुनते हैं, कैप्लर साहब हो गए, आइंस्टाइन साहब इनके बाद के हैं, कैप्लर साहब हो गए, कोपरनिकस हो गए, ये तमाम लोग। जैसे इस कहानी को अगर मैं आपको शुरू से बताऊं, तो एक वैज्ञानिक हुए पी टॉलमी। पी टॉलमी साहब ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी इस सौरमंडल का केंद्र है, और सारे ग्रह इसके आसपास घूमते हैं। और मजे की बात है, यही बात लोग मानते रहे। अच्छा, और पहले समय में ना, ग्रहों के बारे में बात करना सबको अधिकार नहीं था। आज भी हिंदू धर्म में तो ग्रहों को देवता ही माना जाता है। पहले सभी लोग ऐसा ही मानते थे। मैं उस मानने की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो सही है या गलत है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ जो है। बाकी जैसी जो जिसकी भावनाएं हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो असल में केवल इस बारे में चर्चा करने का अधिकार, वहाँ मैं तो विदेशों की बात कर रहा हूँ, तो विदेशों में चर्च होते हैं, मतलब जहाँ पे उन देशों की बात है जहाँ पे ईसाई धर्म है, तो वहाँ पे चर्च है, और चर्च में जैसे मंदिरों में पंडित जी होते हैं, ऐसे ही चर्च में पादरी होते हैं। तो केवल ग्रहों की बात करने का अधिकार पादरियों को था या राजा महाराजाओं को था? और टॉलमी साहब ऐसे ही एक पादरी थे। उन्होंने कह दिया जी कि इस संसार में पृथ्वी सबका केंद्र है, और उसके आसपास सारे ग्रह घूमते हैं। मजे की बात है, सभी इसको मानते भी रहे। लेकिन फिर आते हैं कोपरनिकस साहब। अच्छा, देखिए, इन चीज़ों की खोज करना, ऐसा तो है नहीं कि सभी इंटरेस्टेड होते हैं। खोज एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ना किसी को कोई पैसा मिल रहा है, ना ये कोई नौकरी है, बस ये तो अपने मन की उत्सुकताओं की शांति है। तो ज़्यादातर लोग, आपको पता है, नहीं करते हैं, सभी भाई इस चक्कर में ही लगे हैं कि एक नौकरी लग जाए। तो उस समय भी यही था, सब लोग अपना पेट पालने में लगे थे। तो वहीं पे एक, मैं तो इनको ऐसे ही कहता हूँ कि आवारा ही कहूँगा, जितने भी वैज्ञानिक हैं सभी आवारा ही हैं। तो एक आवारा वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कोपरनिकस, और एक बहुत गजब की बात कहते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, पृथ्वी केंद्र नहीं है, सूर्य केंद्र है सौरमंडल का। और भाई ये बात का कहना था कि पादरी तो भड़क गए, राजा भड़क गए। अरे तुमने यार भगवान के बारे में ऐसे कह दिया, सोचो ना जरा, आप किसी भगवान को मानते हैं, आपकी भावनाएं उस भगवान में हैं, और कोई आके कहते नहीं भगवान ये नहीं है, दूसरे हैं, कितना बुरा लगेगा। ऐसे ही भाई बड़ा बुरा लगा, और लोगों ने डिमांड कर दी कि इनको फांसी दे दी जाए, ये दे दी जाए। तो उनको ना देश निकाला दे दिया गया था इस बात पर कि सूर्य सभी ग्रहों के बीच में है, और सारे इसके आसपास घूमते हैं। उसके बाद में आते हैं गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब ने बनाई दूरबीन, और दूरबीन बनाने के बाद में
उन्होंने लोगों को बताया कि देखो, जो कोपरनिकस ने कहा वो सही था। तब जाकर लोगों ने माना कि हाँ, सूर्य जो है इस सौरमंडल का सेंटर है। उसके बाद और बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने ग्रहों की गति का अध्ययन करने की कोशिश करी, कुछ पता लगाने की कोशिश की कि ग्रह चलते कैसे हैं, घूमते कैसे हैं। तब नहीं पता थी ये बातें कि ग्रह ऐसे घूमते हैं, ये होता है, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि ये ग्रह हैं। अब ये चलते कैसे हैं, घूमते कैसे हैं, चक्कर कैसे लगाते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो फिर आते हैं बहुत सारे वैज्ञानिकों के बाद में कैप्लर साहब, जिन्होंने ग्रहों का अध्ययन किया और ग्रहों की गति के नियम दिए। पता है, आज के समय में कोई खोज करना और उस समय में खोज करना, मैं कहता हूँ उस समय में खोज करना ज़्यादा मुश्किल था और ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग ही खोज कर पाते थे। क्यों? आज तो हमारे पास मशीनरीज बहुत ज़्यादा हैं, उस समय पे मशीनरीज नहीं थी कुछ भी। उस समय पे पता है, वो एक एक खोज के लिए, एक परीक्षण के लिए, एक रीडिंग के लिए एक एक साल वेट करते थे कि चंद्रमा यहाँ अगले साल बाद आएगा और हम उसकी रीडिंग लेंगे। ऐसे ग्रहों की खोजें होती थी। कोई हमारे पास इतनी हाई हाई एडवांस दूरबीन थोड़ी थी, दूरबीन थी लेकिन इतनी एडवांस नहीं थी। तो केपलर साहब ने लिखित रूप से ग्रहों की गति के नियम दिए और आज तक उन्हीं नियमों को आप मानते हैं। तो हम केपलर साहब से शुरू करेंगे। तो सवाल आता है कि बताइए, केपलर साहब ने किस चीज के नियम दिए? केपलर साहब ने ग्रहों की गति के नियम दिए। लिखेंगे सभी लोग और थम्स अप करेंगे। यहां तक की कहानी समझ में आ गई और आप समझ गए होंगे कि ये खोज केपलर साहब से शुरू नहीं होती है, ये बहुत पहले से चली आ रही खोज है ग्रहों के बारे में। तो आप लिखेंगे केपलर साहब के नियमों में किस चीज के नियम दिए? आप लिखेंगे ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए, यानी कि रिलेटेड टू प्लैनेटरी मोशन। इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी हमें नियम दिए। कितने नियम दिए हैं? तो केपलर साहब ने 3 नियम दिए हैं। आइए वन बाय वन तीनों नियमों को पढ़ते हैं। ये रहा पहला नियम। पहला नियम है आपका प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। देखिए, इससे पूछा जाएगा पहले नियम का अन्य नाम क्या होता है। तो अन्य नाम आप खुद भर लेंगे, पहले नियम को समझ लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले नियम का अन्य नाम क्या है? क्या हुआ भाई? भाई मैं आपको हर एक चैप्टर के ना क्वेश्चन बनाता हुआ दूंगा सुमित बाबू। वर्कशीट आपको देने का मतलब आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, क्वेश्चन नहीं बन पाए। तो आज जैसे हमने हर एक चैप्टर में ये किया हुआ है, पूरा चैप्टर खत्म हुआ और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस हम आपको दे देते हैं। तो आज जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, तो इस चैप्टर से बनने वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। अगर किसी में डाउट भी होगा तो मेरे साथ क्लियर तो भी हो जाएगा, है ना। देखिए, केपलर साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखो, जैसे मान लो ये सूर्य है, और ये तो चलो तब तक क्लियर था, कोपरनिकस साहब ने बता दिया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो लोग ये मानते थे, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, लोग मानते थे कि सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमते हैं ग्रह, यानी गोलाकार घूमते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ग्रह गोलाकार ना घूम के अंडाकार घूमते हैं। ऐसे घूमते हैं, मतलब एक ग्रह के घूमने का जो रास्ता होता है ना, हमेशा वो इस तरीके से रहेगा सूर्य के चारों ओर। यानी अगर कोई ग्रह घूमेगा तो इस रास्ते पर घूमेगा, और इस रास्ते को विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं, काम चलाऊ भाषा में तो अंडाकार कह लो, लेकिन मैथ्स की भाषा में, विज्ञान की भाषा में इसको कहते हैं हम दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त यानी कि एलिप्स। तो ये रास्ता कैसा हो गया? एलिप्टिकल। तो बस इतनी सी बात हमें केपलर साहब ने बताई कि भैया प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। कक्षा का मतलब होता है एक निश्चित रास्ता। जैसे हो सकता है कि कोई ग्रह यहाँ चक्कर लगा रहा हो, ऐसे चक्कर लगा रहा हो, तो उसकी कक्षा ये है, ये उसकी कक्षा है। तो कक्षा का मतलब होता है जिस रास्ते में वो चक्कर लगा रहा है। लिखेंगे प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर
दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि प्लैनेट्स ऑर्बिट्स अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अब इसी को हम कहते हैं परिक्रमण कक्षाओं का नियम, क्योंकि इस नियम से हमें कक्षा के बारे में जानकारी मिली। तो ये नियम कैसा हो गया? कक्षाओं का नियम, कक्षाओं का नियम, यानी कि लॉ ऑफ द ऑर्बिट्स। और ये ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, यहां से सवाल आएगा कि बताइए बताइए केपलर साहब के पहले नियम का अन्य नाम क्या है? तो केपलर साहब के पहले नियम का अन्य नाम है कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ द ऑर्बिट्स। सुमित बाबू कह तो दिया मालिक, मैम समझ में आता है, नोट्स भी बना लेते हैं। मालिक मेरे यहाँ कोई बिंदी लगी है क्या? मेरी कोई मांग भर रही है जो मैं मैम जैसा लग रहा हूँ? ये विशुद्ध पुरुष तुम्हें मैम कहाँ से लग रहा है? और तुम्हारी बात का जवाब मैंने दे दिया। मैं वर्कशीट ना देखकर तुम्हें क्वेश्चन ही करा दूंगा डायरेक्टली। वर्कशीट में मान लो तुम्हें घर जाके क्वेश्चन ना हुए तो और कंफ्यूजन है, साथ के साथ करा दूंगा। ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा मैंने बता दिया। पहला बनेगा कि बताओ केपलर के नियम किससे रिलेटेड है? तो ग्रहों की गति कितने हैं? 3। पहले नियम का अन्य नाम क्या है? ये। पहला नियम क्या है? ये। हर लाइन से एक एक सवाल है, बाकी मैं आपको लास्ट में सवाल भी करा दूंगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया पहला नियम। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। देखो यहाँ पर ना ये नियम सारे समझने वाले हैं। आज तक शायद आपने क्या पढ़ा होगा? बस केपलर के नियम ग्रहों से संबंधित होते हैं, 3 नियम होते हैं, खत्म। लेकिन पहले के ये सवाल हैं, जब पहले आसान पेपर आया करते थे तब इन सवालों को देता था। आजकल पेपर्स का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, जब से ऑनलाइन पेपर हुए हैं, एजेंसी चेंज हो रही है, तब से ऑनलाइन पेपरों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सवाल टॉपिक के अंदर से ले जाके पूछता है, इसलिए ज़रूरी है गहराई में पढ़ना। देखिए दूसरे नियम को समझने के लिए आपको और थोड़ा सा तसल्ली से सुनना होगा, ध्यान से सुनना होगा, बगैर कमेंट सेक्शन में कमेंट छापे। तो थोड़ा सा फोकस करके सुनो, तभी आपको दूसरा नियम समझ में आएगा। आइए दूसरा नियम क्या कहता है? केपलर साहब का दूसरा नियम, यानी कि सेकंड लॉ। अब ठीक है, केपलर साहब का सेकंड लॉ। देखिए क्या कहता है दूसरा नियम आपसे। अच्छा या डाल देते हैं, इसका अन्य नाम भी होता है। क्या नाम होता है वो आप खुद ही बता दोगे। अब देखिए दूसरे नियम में केपलर साहब ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी ही है, थोड़ा इसको छोटा बनाता हूं मैं, पृथ्वी ही है और ये एक कुछ समय में, मान लो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आई, या 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आई, और अगले 1 घंटे में ये यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है, 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक, अगले 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक, 1 घंटे में, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 घंटे में। तो इसके द्वारा सूर्य के साथ तय किया गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कौन सा तय कर रही है ये सूर्य के साथ में? ये क्षेत्रफल तय करेगी। कौन सा कलर लें? ब्लू ले लेते हैं। यानी ये क्षेत्रफल जो सूर्य के साथ तय कर रही है, भाई यहाँ से यहाँ तक आने में इतना क्षेत्रफल तय किया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इतना क्षेत्रफल तय किया। तो अगर आप इस क्षेत्रफल को देखें, जैसे एक बार तो ये क्षेत्रफल ब्लैक वाला पोर्शन, और एक बार रेड वाला पोर्शन, ये जो क्षेत्रफल होते हैं ना दोनों, ये कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कूद कर नहीं सोचना है, सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई भी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। कोई भी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। कोई भी ग्रह सूर्य के साथ समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। बस इतनी सी बात है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्षेत्रफल का नियम। तो इस नियम का नाम ही क्या है?
क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम यानी कि लॉ ऑफ एरिया। ठीक लिखेंगे प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। ठीक, यानी कि एवरी प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया, एवरी प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि प्रत्येक ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। एवरी प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को कहते हैं हम क्षेत्रीय चाल का नियम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनेगा कि यह किस पर आधारित है। तो यह नियम किस पर आधारित है? यह कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, यानी कि बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, फटाफट से एक बार थम्स अप करें। हाँ जी, क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई है। भाई कल क्लास आप सभी की नहीं होगी, क्योंकि आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होने के बाद में सैटरडे का दिन आप सभी को रिवीजन के लिए दिया जाता है। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि बस आप पढ़ते चले जाएं, ज़रूरी है कि आप सभी जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी करें। तो आप सभी का रिवीजन कराने के लिए ही सैटरडे का दिन आपको दिया जाता है। आराम से तसल्ली से आप पढ़िए, और अभी तो एग्ज़ाम की आपकी डेट नज़दीक भी नहीं है कि हमें कोई जल्दबाजी करनी रहे। तो ज़्यादा फोकस करिए आप इस बात से नहीं कि बहुत जल्दी सिलेबस ख़त्म कर लें, इस बात से कि मुझे रिवाइज भी करना है, चीज़ों को याद भी करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों तीनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि दूसरे नियम का अन्य नाम क्या है, उसके अलावा इसका स्टेटमेंट क्या है, और यह किस संरक्षण पर आधारित है। देखो ज़्यादा जरूरी पॉइंट इसमें यह है, सवाल छोटा सा बनेगा और वो कहेगा कि बताइए क्षेत्रफल का नियम निम्न में से केपलर के किस नियम को कहा जाता है? पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो दूसरे नियम को ही केपलर साहब का क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम हो गया, लिखेंगे हेडिंग तीसरा नियम। तीसरा नियम यानी कि थर्ड लॉ। इसका भी एक अन्य नाम है, वो भी पेपर में पूछा जाता है, लेकिन अभी पहले नियम समझो, उसके बाद आप खुद ही लिख दोगे। देखिए तीसरे नियम में केपलर साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर एक ग्रह यहां से यहां तक एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो आप इस लगने वाले समय को आवर्तकाल या परिक्रमण काल कहोगे। आवर्तकाल का मतलब होता है जब कोई चीज, ये हम पहले भी समझ चुके हैं, जब कोई चीज एक गति को बार बार दोहरा रही है तो उसके एक चक्कर में लगा समय, इसी को आवर्तकाल भी कहते हो, परिक्रमण काल भी कहते हो। तो केपलर साहब कहते हैं कि जो परिक्रमण काल है ना, वो ये जो दूरी है, ये दूरी, अब देखिए इसको बहुत सारे लोग ना त्रिज्या कहते हैं, जबकि ये बात गलत है। समझिए त्रिज्या में और इसमें फर्क क्या है। देखिए त्रिज्या होती है हमेशा वृत्त की। क्यों जी, इसकी क्यों त्रिज्या नहीं हो सकती? भाई त्रिज्या का मतलब होता है आप सेंटर से, जैसे इसका सेंटर है, सेंटर से परिधि तक, चाहे इधर की तरफ देख लो चाहे इधर की तरफ देख लो, ये बराबर रहेगी। चाहे इसको भी देख लो, ये बराबर रहेगी। लेकिन भैया यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? अगर आप सेंटर से एक लाइन देखोगे
तो मान लो मैं सेंटर से 2 लाइन खींचता हूँ, एक यहाँ खींचता हूँ और एक इधर की साइड खींचता हूँ। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी लाइन बड़ी है। ये लाइन बड़ी है और ये छोटी है, तो अगर ये दोनों छोटी बड़ी हैं तो आप इसे त्रिज्या नहीं कह सकते हो। असल में दीर्घवृत्त में त्रिज्या नहीं होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। ये छोटा है और ये बड़ा है, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, बराबर नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लघु अक्ष और इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। असल में दीर्घ माने बड़ा, तो दीर्घ पूरे इतने को बोला जाता है, लेकिन उसका आधा देखोगे तो ये अर्ध दीर्घ अक्ष कहलाता है। इसका पूरा नाम क्या है, पहले पूरा नाम समझो इसका, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इसका पूरा नाम है अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी कि आधा, मतलब सेमी, मेजर और एक्सिस। ये है सेमी मेजर एक्सिस। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई, परिक्रमण काल और सेमी मेजर एक्सिस। अब जो मैं कहूं बस उसको याद करने पे जोर देना, उसकी पीएचडी में मत घुसना कि समझ नहीं आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा कि जो परिक्रमण काल का वर्ग है, ये जो टाइम पीरियड है, एक चक्कर लगाने में जो समय है, उसका स्क्वायर सीधा अनुक्रमानुपाती होगा इस अर्ध दीर्घ अक्ष, इसको मान लेते हैं ए, अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के। बस इतना सा ये नियम है कि परिक्रमण काल का वर्ग सीधा अनुक्रमानुपाती होगा अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के। इसमें कुछ नहीं समझना। अगर तुम ये पूछो आया कहां से, कैसे आया, भाई कुछ भी नहीं समझना, सिर्फ इतनी सी बात कहनी है। करिए एक बार थम्स अप। हाँ जी क्लियर है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा नियम को ही हम किसका नियम कहते हैं, इसको कहते हैं परिक्रमण काल का नियम। अच्छा पहला नियम कक्षाओं का नियम बताया ना मैंने, ठीक है, इसको बोलते हैं परिक्रमण काल का नियम, यानी कि लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो परिक्रमण काल का नियम क्या कहता है, यह कहता है कि किसी ग्रह के लिए परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के समानुपाती होता है। ठीक, यानी कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज directly proportional to cube of semi मेजर एक्सेस। और मैं तो कहूँगा कि इतनी बड़ी कहानी रटने से बढ़िया आप केवल इतना याद रखो कि टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3। अच्छा अब आप इस स्तर पे तो पहुंच गए हैं कि इस सूत्र से परिभाषा बना लेते हैं ना। आप इस फॉर्मूले से ये डेफिनेशन बना पा रहे हो क्या, मतलब ऐसा कौन कौन कर पा रहा है कि परिक्रमण काल का वर्ग अनुक्रमानुपाती होता है अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के। अर्ध दीर्घ अक्ष भी ना याद आ रहा हो, पेपर में पता है आप कितने से पहचान जाओगे, वर्ग और घात 3 से। बस 2 चीजें ढूंढ लेना, वर्ग और घन, स्क्वायर और क्यूब, इसी से समझ जाओगे पेपर में। तो यहां से 2 सवाल बनेंगे, या तो पूछ लेगा नियम क्या है या पूछ लेगा तीसरे नियम का अन्य नाम क्या है। फटाफट करिए एक बार। समझ में नहीं आया, इसमें समझने को कुछ है ही नहीं भाई, आपके स्तर पर विज्ञान समझने वाली है ही नहीं। असल में बताऊं समझना क्या होता, समझना होता कि जब आप ये पूछते ये आया कहाँ से है, या इससे एक न्यूमेरिकल करके बताओ, मुझे बताओ कि पृथ्वी कैसे घूमती है इसके आसपास, उसका क्या संबंध है उसके अर्ध दीर्घ अक्ष से, तब हम इसे समझना कहते हैं। आपके स्तर पे वो है ही नहीं, इसमें समझने को क्या है यार। परिक्रमण काल का वर्ग अनुक्रमानुपाती है अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के, खत्म हुआ। याद करना है, याद करना है, याद करना है,
बोलो जी, कर लेंगे याद। तुम्हें याद करना है कि तीसरे नियम को परिक्रमण काल का नियम कहते हैं। हाँ, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कि डायरेक्ट रटना तो ना पड़े। जब आप तीसरे नियम के बारे में सोच रहे हो तो आपके दिमाग में आ जाए, अच्छा कुछ घूमने से रिलेटेड था तो परिक्रमण काल का नियम है। ठीक है, क्लियर? फटाफट एक बार थम्स अप करें अगर क्लियर है तो फिर हम चलें अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मोहम्मद साहिल, आप इस बात को हर दिन पूछते हैं मालिक, मुझे आपका सवाल तक रट गया यार। हर दिन मैं इसका जवाब देता हूँ, हाँ भैया हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा। भैया पढ़ भी लो, आप हर दिन एक ही बात पूछ रहे हो, हर दिन। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है कि जब कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है उसका स्क्वायर सीधा अनुक्रमानुपाती है इस दूरी के। अब इस दूरी का नाम देते हैं हम अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के। समय का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। इसको वर्ग कहते हैं, इसको घन कहते हैं, इसको समानुपाती कहते हैं, इसको परिक्रमण काल कहते हैं और इसको अर्ध दीर्घ अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब मुझे आप सवाल करके बताइए फटाफट से। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो फटाफट से एक बार आप सभी करके बताइए आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। बहुत बढ़िया, एक नंबर उत्तर। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? अब इसका भी उत्तर आप ए लगाएं, गैलीलियो, तो फिर कैसे बात बनेगी भाई? गैलीलियो साहब ने गुरुत्वाकर्षण की खोज थोड़ी ना की थी, उन्होंने तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज की थी। अगर गैलीलियो साहब की बात करें तो इन्होंने तो केवल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज की थी। इन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ताजा ताजा तो पढ़ा है, अभी भी गड़बड़ कर रहे हो, नियतांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की खोज की थी, है ना। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले कौन है? इजाक न्यूटन, सर न्यूटन आप इन्हें कहते हैं। ठीक है भैया, सर आइजैक न्यूटन, आपसे पढ़कर मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, बहुत 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 बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मोहम्मद, वेरी गुड भाई। सरवन भाई एक बार आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब इन लोगों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आप पूछना चाहो भैया इस ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करो, तो हम अगले चैप्टर्स में इनके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है ये बताओ, ध्यान से उत्तर करो, ध्यान से। सर आपने हेनरी कैवेंडिश लिखवाया है, अरे भैया वो गुरुत्वाकर्षण नहीं है मालिक, वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब तुम एक शब्द को दिल से लगा के बैठ जाओ, दूसरे को पढ़ो ही ना। ये क्यों नहीं कह रहे हो कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन साहब ने की है? ये भी तो लिखवाया है। दिल से मत लगाओ चीज़ों को, हेडिंग के साथ पढ़ो, उनमें फ़र्क है थोड़ा थोड़ा सभी में। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? व्हाट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का पलायन वेग, बहुत बढ़िया। आप सभी का उत्तर है, पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। अब इससे जुड़ी कोई जानकारी मैं नहीं दूंगा, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ डिस्कस करना टाइम की वेस्टेज है। बताइए जी का मान ध्रुवों पर कितना होगा? तो ये सब सस्ते सस्ते सवाल है मेरे हिसाब से, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, ये आपके पेपर के पूछे गए सवाल हैं। अब आप देख लो कि पढ़ी हुई थ्योरी के आधार पर आप इन्हें कर पा रहे हैं या नहीं। और ऐसा नहीं है कि सवाल पूछ लिया तो मैं करा रहा हूँ, आप जाके देखिए पहले बैचेस में भी मैंने ये सारी चीज़ें कराई हैं। हाँ, जो क्वेश्चन मतलब जो बच्चा शायद पहले नहीं कर पा रहा था, थ्योरी पढ़ के कर पा रहा होगा। बढ़िया,
तो ये बड़ा शानदार सा उत्तर है भाई, ध्रुवों पर तो 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अगला सवाल उठाइए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित है? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज रिलेटेड टू। जी, आपका उत्तर है, अलग अलग तरह के उत्तर कुछ इसमें है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित है? देखिए बेसिकली वो ये जानना चाहता है कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है भाई। गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि दो चीजों का एक दूसरे की तरफ खिंचाव। तो बेसिकली ये खिंचाव किसके कारण होता है? तो मुख्य जो कारण था इस बात के पीछे वो द्रव्यमान ही तो है, मास ही तो है। अरे हमने यही तो पढ़ा था कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ये क्या होता है, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यही तो हमने पढ़ा था। तो बेसिकली इसका संबंध ही किससे है? इसका संबंध ही द्रव्यमान से है, इसका संबंध ही मास से है। ठीक है। अगला सवाल आप देखिए, अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? व्हाई डज एज एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस? बताइए। अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? व्हाई डज एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, द्रव्यमान शून्य हो जाता है, मुक्त पतन अवस्था में होते हैं, या वायु नहीं होती है? इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से उत्तर करेंगे। कई बार देखिए हमारे मन में ये उत्तर आ जाता है। अच्छा पहले समझिए भारहीनता क्या होती है, उत्तर पे चलने से पहले जो मन में आ रहा है। भारहीनता, देखिए हमारा जो भार है ना, हमारा जो वेट है वो बेसिकली क्या है? द्रव्यमान और जी का गुणनफल। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है, आप ऐसा सोच लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य है। अरे गुरुत्वाकर्षण तो भाई हर जगह है। क्या अंतरिक्ष में ग्रह नहीं है? अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष का मतलब है कि आप पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर उठ गए, आप अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गए तो किसी दूसरे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में पहुंच जाओगे। भाई देखो अगर आप अपने सोलर सिस्टम को समझें तो सोलर सिस्टम किस तरीके से है? ये सूर्य है, मान लो यहाँ हो सकता है पृथ्वी हो, यहाँ हो सकता है कोई और ग्रह हो, यहाँ हो सकता है कोई और ग्रह हो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो सभी का है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तो सभी का है। यहाँ तक मान लो सूर्य का हो गया, यहाँ तक मान लो पृथ्वी का हो गया, यहाँ तक मान लो इस ग्रह का हो गया, यहाँ तक मान लो इस ग्रह का हो गया। तो आप कहीं भी चले जाइए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तो आपको हर जगह मिलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण कभी भी शून्य नहीं होता है। असल में क्या होता है कि आप जब अंतरिक्ष में होते हैं ना तो आप फ्री फॉल कर रहे होते हैं। फ्री फॉल का मतलब है कि कोई आपको अपने हाथ से पकड़कर नहीं उतार रहा है। जैसे होता क्या है कि एक तुम बाल्टी में रस्सी बांधो और छत पे चढ़ के उस बाल्टी को अपने हाथ से मतलब थोड़ी थोड़ी रस्सी छोड़ते चले जाओ, तो वो आप बाल्टी को नीचे उतार रहे हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि बाल्टी को पकड़ो ऐसे और छोड़ दो, अब बाल्टी को आप नहीं उतार रहे, वो मुक्त अवस्था में है, फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब है जब कोई भी चीज बस ग्रेविटी की वजह से गिरती है। ऐसी हर स्थिति में आप भारहीनता का अनुभव करेंगे। ठीक है। तो भारहीनता होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति या वस्तु अंतरिक्ष में मुक्त पतन की अवस्था में होती है, इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल होता है, इसलिए भारहीनता होती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे ग्रेविटेशन जीरो हो जाता है, ग्रेविटेशन तो हर जगह है। क्लियर है? चलो अगला सवाल बताएंगे। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 4 गुना हो जाए, ये खोद कर पूछा गया सवाल है, ये ऊपर ऊपर से सवाल नहीं है, थोड़ा समझो। ये कह रहा है भाई पृथ्वी का द्रव्यमान 4 गुना हो जाए, यानी कि जो मास पहले m ले रहे थे हम वो अब 4 गुना होकर 4m हो जाए, और त्रिज्या समान रहे, त्रिज्या वही रहे, तो g का मान कितना होगा? ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया, बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। अगर आप जैसा मैं कहता हूं वैसी ही बात मानो। सर यहाँ लिफ्ट का रूल लगता है, अंकित भैया वो रूल लिफ्ट का नहीं है, रूल तो रूल है यार,
रूल लिफ्ट पर लगता है, ये कह लो, ये कह सकते हो कि जो रूल लिफ्ट पर लगा था वही रूल यहाँ लग रहा है, बात ही दोनों एक हैं। तो नियम लिफ्ट के नाम नहीं है वो, नियम तो सार्वत्रिक होते हैं, नियम तो सबके लिए बराबर हैं, नियम तो जो वस्तुओं पर लग रहे हैं मेरे तुम्हारे लिए भी बराबर हैं अगर हम देखें तो ध्यान से सुनोगे आप मेरी बात को, है ना। अब ये कह रहा है जी का मान कितना होगा, तो मुझे एक ऐसा सूत्र बताइए जिसमें छोटा जी आता हो, आर आता हो, एम आता हो। तो भाई यही तो एकमात्र वो सूत्र है। अब आप मेरी बात मानोगे, अगर ये ना पूछोगे क्या क्यों कैसे, तो यूं ये सवाल हो जाएंगे यूं, लेकिन अगर आप इनकी पीएचडी में घुसे रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि जो चीजें समान रहती है ना उनको हटा दो। मतलब समान रहने का मतलब, जब द्रव्यमान 4 गुना हुआ है तो ये कह रहा है त्रिज्या उतनी ही रही है। अच्छा बड़ा जी भी उतना ही रहा होगा, तो ना तो बड़ा जी चेंज हुआ है ना त्रिज्या चेंज हुई है, केवल क्या चीज चेंज हुई है, द्रव्यमान। तो हम कह सकते हैं, और जितना द्रव्यमान चेंज हुआ है, अब चूंकि ये इसके सीधी अनुक्रमानुपाती है, सामने लिखा हुआ सीधा अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना चेंज इसमें होगा उतना ही चेंज किसमें होगा, इसमें भी होगा। तो द्रव्यमान 4 गुना होगा तो जी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 गुना ही हो जाएगी। तो आप कहोगे ये भी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। वेरी सिंपल आंसर, क्लियर। ये वो सवाल नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये बल वाला सवाल नहीं है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है, एकदम सरल सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलें। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के अंदर जी का मान, ये कह रहा है पृथ्वी में आप अंदर चले जाओ तो बताइए जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। हाँ जी, तो यार आप कहाँ से उत्तर कर रहे हो अभी, एक वैसे तो 99% साथी बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं। अरे भाई वो तो ऊपर जाने पे भी घटता है, नीचे आने पे भी घटता है, लेकिन ये बढ़ना वाला कौन बता रहा है कि भाई बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कहाँ पढ़ा तुमने बताओ, किसने सिखाया तुम्हें कि हाँ बढ़ेगा ये, मैंने तो कभी नहीं सिखाया, मैंने तो हमेशा यही सिखाया कि आप अंदर जाओगे तो वो घटेगा, डिक्रीज करेगा। चलो अगला सवाल। अच्छा सेंटर पे पहुंच जाओगे तब जीरो होगा, लेकिन वो तो बस नीचे जाने की बात कह रहा है। अब देखो ये है वो सवाल जिसको तुम पहले सोच रहे थे, समझिए। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यहां पर ये नहीं कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान या पृथ्वी की त्रिज्या, ये तो कह रहा है कि भाई मान लो ये दो वस्तुएं जो एक दूसरे से रखी हुई थी, इनके बीच की दूरी को मैंने कितना कर दिया, मैंने इनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया। मान लो पहले इनके बीच की दूरी आर रही होगी, अब दोगुनी करके 2r कर दी, तो बल कितना होगा। अब बल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मालिक ये सूत्र था जी का, और उसने स्पष्ट कहा है बल का। तो बल का सूत्र क्या होता है जिसमें दूरी आती हो, मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, जी m1 गुणा m2, मतलब दोनों द्रव्यमानों की गुणा और दूरी का वर्ग, ऐसे ही तो करोगे। लेकिन देखिए अगर यहां दूरी को 2 गुना कर दिया तो आप सिंपल क्या करोगे, आप सिंपल दूरी को 2 गुना करके और तब वर्ग करोगे, ठीक है।
तो फॉर्मूला कितना रहेगा, m1 गुणा m2 बटे 2 दूनी 4, भाई 2 का स्क्वायर होगा ना, 2r का स्क्वायर कहने का मतलब है 2r की 2r में 2 बार गुणा, 2 दूनी 4, r में r की गुणा करोगे r का स्क्वायर। तो बल बल पर क्या फर्क पड़ा, 1/4 हो गया। अब ये नीचे 4 आया है, यानी कि बल जो है वो कितना आया है, 1/4, मतलब 1/4 ये हो गया। तो आप कहोगे ये 1/4 हो गया बल। बहुत 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 शानदार उत्तर आप सभी का, 1 नंबर उत्तर। तो अगर कोई न्यूमेरिकल बना बहुत गहराई में जाके तो वो ये बन सकता है, और मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छान मारे हैं, सबसे मुश्किल ऐसे सवाल मिले हैं मुझे। अब आप देख लो इनमें क्या मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो आपने जिस स्तर का पढ़ा है उस स्तर पर आप यूं कर रहे होंगे इन सवालों को, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप चाहें तो देख लें। अगला सवाल देख लीजिए। हाँ, ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक। ये है वो जी जिसकी खोज हेनरी कैवेंडिश साहब ने की थी। तो नियतांक जो है, एक संख्या जो है, अंक जो है गुरुत्वाकर्षण का, जो कि सार्वत्रिक है, वो हेनरी कैवेंडिश साहब ने दिया है। केवल गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आपको न्यूटन साहब ने ही बताया है, तो आप कहोगे हेनरी कैवेंडिश साहब ने। रितेश बाबू, बड़े जी के खोज अगर आप अभी भी पूछ रहे हैं तो फिर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे। आप एक बार जाइए, क्लास को अच्छे से लीजिए। क्वेश्चन करने के नाम पे आप उल्टा मुझसे पूछने लग जाते हो, यार ये तो गलत बात है। आपको सब कुछ पढ़ाया है, एक एक लाइन पढ़ाई है, एक एक अक्षर पढ़ाया है। जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तुम पहले दिन का भूल जाते हो। आज चौथा दिन है, पहले दिन का भूल गए हो, रिवाइज किया नहीं है, अब उल्टा मुझसे पूछने लग गए तुम कि बता मास्टर गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज किसने करी। भाई कलाकार हो यार। तो वहां गैलीलियो क्यों लिखे, कहाँ गैलीलियो लिख दिया भैया मैंने, भैया मैंने, मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में गैलीलियो जी का नाम कहीं लिया भी है। क्यों भाई, इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई गैलीलियो जी का नाम आया है? सब कुछ साफ साफ लिखा होता है, फिर भी जाने क्यों तुम कंफ्यूज होते हो। भाई मालिक, वो गति के नियम चैप्टर में गैलीलियो साहब का नाम आया है, यहाँ तो गैलीलियो जी का इस चैप्टर में तो कहीं नाम भी नहीं आया यार। केवल अभी छोटी सी कहानी में नाम आया था, वो भी मैंने लिखा नहीं है। मेरे ऊपर सारे आरोप लगाते रहते हो तुम लोग। गैलीलियो तो मैंने कहीं लिखा भी नहीं है यार। इसका नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जिनको नहीं याद है कॉपी खोल के एक बार देख लेना। आज लिया है ना गैलीलियो साहब का नाम, मैंने बड़े जी में तो कहीं गैलीलियो साहब का नाम नहीं लिया था, आज लिया था आज। जब तो नहीं लिया था कि जब बड़ा जी में सिखा रहा था आपको, वहां तो गैलीलियो नहीं लिख दिया ना मैंने गलती से। क्या हुआ है? अच्छा आज, ओके ओके ओके, ये गड़बड़ हुई है, ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं बताना चाह रहा हूँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो खोज है वो की है हेनरी कैवेंडिश साहब ने, ठीक है। मैंने एरो यहाँ लगा दिया गलती से, वो ओके ओके ओके, समझ गया भाई मैं। आज गड़बड़ हुई है ये इसका खोज की है कैवेंडिश साहब ने, है ना, गैलीलियो साहब ने नहीं की है। अच्छा, तुम ये बताया करो ना कि गलत टिक कर दिया है, ये क्यों बताते हो, कि कंफ्यूज कहा करते हो, ये बताओ जो गलत टिक हो गया। सवाल, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल को देखोगे तो ये दोनों द्रव्यमानों पर भी करेगा, दूरी पर भी करेगा। तो आप कहोगे ये द्रव्यमान पर भी करेगा और दूरी पर भी करेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नहीं, केवल द्रव्यमान और केवल दूरी थोड़ी है, द्रव्यमानों पर भी करेगा, दूरी पर भी करेगा, दोनों ही चीज सूत्र में आ रही हैं। अगला सवाल बताइए। देखिए, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो ये नियम गुरुत्वाकर्षण का ही नियम हो सकता है, इसके बारे में हमने बड़े अच्छे से चर्चा कर ली है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। करिए अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है, उसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसे सवालों में आप सही कथन को लगा के चले आते हो, ये भी एक गड़बड़ झाला है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। बेसिकली जो न्यूटन से है ना, वो केपलर साहब के शिष्य हैं, न्यूटन जी के गुरु हैं केपलर साहब। और जब केपलर साहब ने अपने तीनों नियम दिए, मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो आप कहते हो ना समझ नहीं आया, जो डेरिवेशन है ना उसकी, जो हम न्यूटन साहब का सूत्र पढ़ रहे हैं, ये केपलर साहब के तीसरे नियम से निकल कर आती है। तो जब कोई ये कहता है समझ नहीं आया, तो इसका मतलब वो ये जानना चाह रहा है इसकी डेरिवेशन कहाँ से हुई, मेरे हिसाब से तो। लेकिन हमें डेरिवेशन चूंकि पढ़नी नहीं होती है, बट याद रखो कि केपलर साहब के तीसरे नियम से ही न्यूटन साहब का नियम आया है, जो F=g(m1m2/r²) है। तो बिल्कुल उनके सिद्धांतों पे भरोसा किया। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, बिल्कुल सही बात है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत बात है। ये कैसा होता है, समानुपाती होता है। ये इनवर्स रिलेशन में नहीं होता, ये डायरेक्ट रिलेशन में होता है। कैसे रिलेशन में होता है, डायरेक्ट रिलेशन में, इनवर्स ना होके कैसा होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों ये हो गए ग्रेविटेशन के हर एक टॉपिक से बनने वाले सवाल। इसमें हर टॉपिक आपका कवर हो गया। आप ध्यान से देखें तो F=g(m1m2/r²) भी कवर हो गया, जी भी कवर हो गया, उसके बाद छोटा जी भी इसमें कवर हो गया, द्रव्यमान और भार इसमें कवर हो गया, उसके बाद पलायन वेग कवर हो गया। तो आपका जो कल टॉपिक हमने पढ़े थे वो सारे क्लियर इसमें कवर हो गए हैं। उसके अलावा आज जो हमने नियम पढ़े हैं केपलर साहब के, वो भी यहीं आपके क्लियर हो गए हैं। डाउट आप पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। उम्मीद है एक कॉन्फिडेंस आप सभी को आता होगा जब आप चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और ऐसा करना बड़ा जरूरी भी है ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि किस प्रकार से हमारी परीक्षा में जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरे हिसाब से यही एक तरीका ठीक भी है, क्योंकि अगर हर एक टॉपिक के साथ में क्वेश्चन बताऊं, हालांकि मैं बताता चलता हूं कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट लिख के क्वेश्चन लाऊं तो उसको तो तुम तुरंत कर ही दोगे। लेकिन मजेदारी है कि जब आप 4 दिन पढ़ लें उसके बाद क्वेश्चन करें तो थोड़ा आपका रिवीजन भी चेक हो जाता है, क्योंकि तभी पढ़े होगे तो तभी क्वेश्चन आप कर ही दोगे, इसलिए मैं बाद में रखता हूं। चलिए जी, अब हम मिलेंगे मंडे को, एक नए चैप्टर के साथ में हम शुरुआत करेंगे। और चैप्टर रहेगा आपका, पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा ठोसों के बारे में, सॉलिड्स के बारे में, और फिर हम चले जाएंगे द्रवों पे यानी लिक्विड पे। कल क्लास आपकी नहीं होगी, क्योंकि कल का दिन आपको रिवीजन के लिए दिया जाता है 5 दिन पढ़ने के बाद में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।